आइए अब एक नए टॉपिक पे अब चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने चालुक्य राजवंश के बारे में पढ़ा था, आइए अब उसी राजवंश के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी तक हमने चालुक्यों के शासन के बारे में देखा, अब उनका शासन प्रशासन कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। तो जहाँ तक चालुक्यों के शासन प्रशासन की बात है, तो इन्होंने लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया और ये धर्म सहिष्णु हिंदू थे। हिंदू धर्म को इन्होंने प्रश्रय दिया और ये बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते थे। वैष्णव धर्म को ज़्यादा मानते थे, वैष्णव धर्मानुयायी थे और इसीलिए इनकी कुछ उपाधियों से ये पता चलता है कि ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। जैसे परमेश्वर, इनकी एक उपाधि मिलती है परमेश्वर। परमेश्वर इनकी ये उपाधि बताती है कि ये वैष्णव धर्मानुयायी थे, भगवान विष्णु को ज़्यादा मानते थे, उनको प्रश्रय दिया करते थे। इसीलिए इन्होंने उनके सम्मान में ये उपाधि धारण की परमेश्वर की। और बड़ी बड़ी ये लोग उपाधियाँ धारण करते थे, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ जैसी आदि ये लोग विशाल उपाधियाँ धारण करते थे। बड़ी बड़ी श्रमसाध्य ये उपाधियाँ धारण करके अपनी सत्ता को अधिक ऊंचा दिखाने के लिए ये लोग इस तरीके की उपाधियाँ धारण किया करते थे। जहाँ तक इनके शासन प्रबंध की बात है, तो इनका जो शासन होता था वो कैसा होता है, राजतंत्रात्मक पद्धति से ये लोग शासन करते थे। और शासन कैसे चलता था, तो शासन इनका जो होता था वो वंशानुगत होता था। राजपद इनका कैसा था, तो वंशानुगत। वंशानुगत से तात्पर्य वंशानुगत के साथ साथ जैसे कोई भी शासक होता है, उसके मरने के बाद उसी के परिवार, उसी के कुल से संबंधित व्यक्ति ही शासक बनेगा। इसी को कहते थे वंशानुगत। एक वंश के बाद जो दूसरा वंश आएगा, उसका पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, इस तरीके से जो शासन पद्धति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुगत शासन पद्धति कहते हैं। और इनका शासन कैसा चलता था, वंशानुगत के साथ साथ ज्येष्ठाधिकार पर चलता था। ज्येष्ठाधिकार का मतलब क्या होता है, तो ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठाधिकार पर चलता था। बात अगर करें ज्येष्ठाधिकार का, तो ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है कि शासक का जो बड़ा लड़का होगा, मान लीजिए कोई राजा है और उस शासक की 3 संतानें हैं। अब उस 3 संतानों में जो बड़ा लड़का होगा, जो इसकी बड़ी संतान होगी, वही राजा बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए कहें तो अयोध्या का शासन उठाकर देखते हैं, तो अयोध्या में जब हमने देखा कि दशरथ के बाद जो ज्येष्ठाधिकार का शासक होता है, दशरथ के बाद जो है शासक बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ, राम को। वो एन प्रकरण जो है उनको वनवास दे दिया जाता है, बाद में जो है भरत को शासन के लिए कहा जाता है। लेकिन ज्येष्ठाधिकार का पर शासन चलता था। लेकिन किसी कारणवश अगर मान लीजिए शासक की मृत्यु हो गई, तो शासक के मरते वक्त जो है शासक का जो लड़का है वो अल्पायु का है, छोटा बालक है, 4-5 वर्षीय बालक है। तो ऐसी परिस्थिति में शासन सत्ता कैसे चलाई जाए, इसकी देखभाल के लिए शासक का जो बड़ा भाई होता था, बड़े भाई को जो है शासन सत्ता सौंप दी जाती थी। बड़ा भाई एज ए संरक्षक के रूप में जो है शासन किया करता था। मान लीजिए कभी कभी जैसे बड़ा भाई नहीं है, कोई भी शासक है, राजा है, वो अकेला है, तो ऐसी कंडीशन में उस राजा की जो पत्नी होगी, उस राजा की जो धर्म पत्नी होगी, वो शासन सत्ता पर आसीन होती थी और वो जो है शासन सत्ता संभालती थी। तो इस तरीके से जो है ये शासन करने का तरीका होता था। तो वंशानुगत के साथ साथ जो है ज्येष्ठाधिकार और उसके साथ जो है संरक्षक के रूप में भी शासक करता था। और ये लोग जो है अश्वमेध, वाजपेयी जैसे वैदिक यज्ञों का भी ये अनुष्ठान किया करते थे। अश्वमेध का यज्ञ जो है वो कब किया जाता है, तो अश्वमेध का जो यज्ञ होता है वो किसी भी शासक के ये कहें कि साम्राज्य विस्तार का परिचायक होता है। कोई भी राजा अपने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से यज्ञ किया करता था, ये अश्वमेध यज्ञ। और इसमें ये क्या करता था कि एक जो है
अश्वमेध का घोड़ा छोड़ता था, और ये घोड़ा के गले में एक चुनौती लिखी हुई होती थी, एक कागज की जो पट्टी होती थी, और उस पट्टी पर एक चुनौती लिखी होती थी कि अगर कोई इस घोड़े को पकड़ेगा तो वो राजा का विद्रोही माना जाएगा, राजा उसके साथ के साथ उसको युद्ध करना पड़ेगा। और इस घोड़े के साथ एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी भी भेजी जाती थी, और ये घोड़ा जिन जिन एरिया में विचरण करता हुआ जाता था, सैन्य टुकड़ी इसके पीछे पीछे लगी होती थी, वो उसकी देखभाल के लिए लगी होती थी। और जो कोई इसको पकड़ता था तो ये माना जाता था कि ये उस शासक को, जिस शासक ने यह अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा है, उस शासक का ये विद्रोही है, इसने जो है इसके घोड़े को पकड़कर चुनौती दी है उस शासक को, तो उस शासक के साथ उसका युद्ध होता था, और युद्ध के फलस्वरूप जो है इसका घोड़ा आगे बढ़ता था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो यज्ञ होता था ये किसके लिए किया जाता था, तो साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। राजा साम्राज्य विस्तार के लिए इस प्रकार का यज्ञ करता था, और वाजपेयी यज्ञ भी करते थे। इस प्रकार से चालुक्य शासक वैदिक यज्ञों को भी यहाँ पर करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रशासन में जो है राज परिवार के जो सदस्य होते थे, ये इनको मुख्य रूप से शामिल किया जाता था, और ऐसे राज परिवार के सदस्यों को युवराज के पद पर आसीन किया जाता था, और इनको जो है ये कहें कि राज्यपाल भी बनाया जाता था। राजकुल के सदस्यों को राज्यपाल के पद पर भी आसीन किया जाता था। इनको एक राज्यपाल मतलब एक जैसे जिस एरिया को ये जीतते थे, और उस जो सबसे संभ्रांत एरिया हुआ करता था, ऐसे संभ्रांत एरिया में राजकुल के व्यक्तियों को ही वहाँ पर नियुक्त किया जाता था। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कहें कि जब हमने मौर्य वंश को पढ़ा तो मौर्य वंश के समय में, बिंदुसार के समय में ये देखा गया कि तक्षशिला जो एक संभ्रांत जो है प्रांत था, उस प्रांत में जब विद्रोह हुआ तो उस प्रांत के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने राजकुल से ही संबंधित व्यक्ति अशोक को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, और वहाँ पर एज अशोक को प्रांतपति नियुक्त कर दिया। ठीक उसी तरीके से राज परिवार के सदस्य को ऐसे एरिया में जो है एज ए प्रांतपति या राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता था। ठीक है, और केंद्रीय पदाधिकारी भी कुछ ऐसे होते थे जो ये कहें कि केंद्रीय पदाधिकारियों में भी जैसे उदाहरण के लिए ये कहें कि महासंधि विग्रही, विषयपति, ग्रामकूट, कुछ ऐसे जो अधिकारी हुआ करते थे जिनकी नियुक्ति की जाती थी, और ये जो है प्रशासन में विशेष रूप से शासक को सहायता दिया करते थे। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा कुछ ऐसे अधिकारीगण हैं जिनके नाम हैं महासंधि विग्रही, विषयपति और ग्रामकूट। ये ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो केंद्रीय पदाधिकारी हुआ करते थे। और अगर कहें कि बात करें कि प्रशासन की जो प्रशासनिक इकाई है, और इन प्रशासनिक इकाइयों में प्रांत को किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो प्रांत को इनके समय में भी मंडल कहा जाता था, और जो है उसके नीचे जो है महासंधि विग्रही, विषयपति जिले के समान होता था ग्रामकूट। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी, यूँ कहें कि प्रशासन की सबसे निम्न इकाई, प्रशासन का जो सबसे निचला पावदान होता है, उदाहरण के लिए ये कहें कि जैसे आज हम प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं ना, तो प्रशासनिक व्यवस्था में अगर कहें तो एक होता है केंद्र में जहां हम क्या करते हैं कि संसदीय का चुनाव करते हैं। सांसद जो होता है वो किसका प्रतिनिधि करता है, तो वो प्रतिनिधित्व करता है केंद्र का। तो केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है, सांसद होता है। सांसद जितने सारे चुनकर जाते हैं उन सारे सांसदों में से ही एक ऐसे सांसद को चुन लिया जाता है जिसको एज ए प्रधानमंत्री के रूप में प्रमोट किया जाता है और उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब ये प्रशासन की सबसे उच्च इकाई हो गई ना, प्रशासन की सबसे उच्च इकाई कौन सी हो गई, केंद्रीय प्रशासन। केंद्र में बैठा हुआ प्रधानमंत्री वो सारे देश को चलाता है, तो वो केंद्रीय प्रशासन, तो वो सबसे प्रशासन की उच्च इकाई हो गई। और उसके बाद अगर प्रशासन की उससे छोटी इकाई, उससे नीचे की इकाई की बात करें तो राज्य की बात करेंगे। तो राज्य में हम देखते हैं, राज्य में क्या होता है कि ऐसे मुख्यमंत्री होता है। तो इस तरीके से जो है प्रशासन की उच्च इकाई के बाद जो दूसरे नंबर की प्रशासनिक इकाई है तो उसको हम देखते हैं जैसे एज ए विधानसभा। तो विधानसभा में क्या होता है कि विधायक का चुनाव किया जाता है
और विधायक, जितने भी सारे विधायक का चुनाव किया जाता है, उन विधायकों में से ही एक मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। एज ए मुख्यमंत्री जो वो राज्य की व्यवस्था देखता है। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने देखा कि केंद्रीय प्रशासन होता है और केंद्रीय प्रशासन के नीचे की एक इकाई होती है जिसको हम कहें राज्य प्रशासनिक इकाई, उसके बाद जिले की इकाई जिसको हम यहाँ पे विषयपति के नाम से देखते हैं, तो यहाँ पर भी जिले की इकाई देखते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे वर्तमान समय में भी जिले की इकाई है, जिले में जो एक प्रशासनिक जिला पंचायती व्यवस्था कराई जाती है, जिला अध्यक्ष होता है, जिले का प्रमुख जो देखता है। और उसके बाद प्रशासन की सबसे जो निम्न इकाई होती है, ये कहें कि ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में हम देखते हैं जहाँ पर एक ग्राम प्रधान होता है, वो प्रशासन की सबसे निम्न इकाई होती है। और इसमें भी हमने देखा कि प्रशासन की जो सबसे निम्न इकाई है उसे हम क्या कहते थे, ग्राम प्रशासन। ये प्रशासन ये है ग्राम शासन, ये प्रशासन की सबसे निम्न इकाई होती है, निचली इकाई होती है जहाँ पे शासन संचालन का पूरी ऐसे कहें कि स्वतंत्रता दी जाती है। लॉर्ड रिपन के समय में भी स्थानीय स्वशासन प्रणाली का विकास हुआ था। पहली बार जब हम स्थानीय स्वशासन प्रणाली के बारे में बात करें तो चोलों के समय में भी हमने देखा स्थानीय प्रशासन की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस समय स्थानीय स्वशासन की होती है। इनको खुद से निर्णय देने के लिए एज स्वतंत्र किया जाता है, ये अपना निर्णय, अपने क्षेत्र का निर्णय स्वयं खुद से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रशासन की सबसे निम्न इकाई हुआ करती थी। और प्रशासन की जो सबसे निम्न इकाई होती थी, इसको कौन चलाता था, तो इसको जो चलाता था इसको कहा जाता है महाजन या महत्तर। जैसे आज ये कहें प्रशासन की निम्न इकाई कौन देखता है, ग्राम प्रधान देखता है। ठीक वैसे ही उस समय जो प्रशासन की निम्न इकाई का प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे, महाजन या महत्तर के नाम से संबोधित किया जाता था। और इसके बाद ये कहें कि इस काल में जो है चालुक्य प्रशासन के काल में हमने देखा कि इस काल में जैसे प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जो है इस काल में साहित्य, धर्म और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई। अगर बात करें साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्यिक क्षेत्र में इस समय जो है गंगराज दुर्विनीत होता है, जो ये पुलकेशिन द्वितीय ने गंग नरेश दुर्विनीत को पराजित किया था। बाद में उसने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया था। तो गंगराज जो दुर्विनीत होता है, तो दुर्विनीत ये व्याकरणाचार्य होता है और इसने एक व्याकरण शब्दावतार नामक एक व्याकरण की रचना की थी दुर्विनीत ने। और इसी के समय में ये कहें कि रविकीर्ति एहोल प्रशस्ति का जो रचयिता होता है रविकीर्ति, तो रविकीर्ति ने एहोल प्रशस्ति की रचना करने के बाद अपने आप को ये कहा कि जो है हमने भारवी और कालिदास के समान यश प्राप्त कर लिया है। कालिदास और भारवी ने जिस तरीके से भारवी ने किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना करी और प्रसिद्धि पाई, और ठीक जैसे कालिदास ने भारवी ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूतम जैसे आदि ग्रंथों की रचना करने के बाद प्रसिद्धि पाई, ठीक उसी तरीके की प्रसिद्धि रविकीर्ति ने एहोल प्रशस्ति की रचना करने के बाद पाई। तो अपनी तुलना जो है ये भारवी और कालिदास के साथ करता है। तो साहित्य के क्षेत्र में ये भी एक प्रकार का ये कहें कि इस समय जो है साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान इसका रहा है। और इसी समय जो है जयदेव एक प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य होता है जिसका उल्लेख मिलता है। और सोमदेव सूरी इस समय एक प्रसिद्ध विद्वान ये भी होता है, सोमदेव सूरी। इसने नीति वाक्यामृत नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। तो इस तरीके से देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में इस समय महती भूमिका इन सारे लोगों ने अदा की है। और साहित्य का यूँ कहें कि जो है चरमोत्कर्ष इस काल में हमको देखने को मिलता है। और साहित्य के बाद देखें धर्म के क्षेत्र में, तो धर्म ये हिंदू धर्म को मानने वाले होते थे। और हिंदू धर्म में ये लोग जो है वैष्णव धर्म के मतानुयायी हुआ करते थे, भगवान विष्णु को मानते थे। भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए इस तरीके की परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां ये भगवान विष्णु के सम्मान के प्रति, उनके सम्मान को दिखाने के लिए, उनसे अपने आप को अधिक सानिध्य प्राप्त करने के लिए इस तरीके से ये बड़ी बड़ी उपाधियां धारण किया करते थे। तो ये कहें कि हिंदू धर्म का ये काल होता है। और बात अगर इस समय की कला की बात की जाए, कला के क्षेत्रों में, तो कला के क्षेत्र में भी विशेष इस काल में उन्नति होती है। और कई सारे ऐसे मंदिरों का निर्माण इस समय कराया जाता है। ये कहें कि इनकी जो राजधानी होती है वातापी, उसको मंदिरों का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों की स्थापना जो है वातापी में की जाती है।
और इसीलिए कहा जाता है कि जो वातापी होता है उसको मंदिरों का नगर कहा जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम जो होता है वो वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है, चाहे कीर्तिवर्मन प्रथम हो, चाहे पुलकेशिन प्रथम, चाहे पुलकेशिन द्वितीय हो, और बाद के आने वाले चाहे वो विक्रमादित्य प्रथम द्वितीय ऐसे शासक हुए, जिन सारे शासकों ने कला के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया और इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से जो है चालुक्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो एक समुन्नत प्रशासनिक व्यवस्था इन लोगों ने कायम की थी, और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में इन्होंने विशेष रूप से योगदान दिया है। तो इस तरीके से ये चालुक्य राजवंश के प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में अभी हमने बात किया। आइए अब आगे देखते हैं पल्लवकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में। पल्लव राजवंश के बारे में हमने इससे पहले आपको जो पढ़ाया था, अब उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो पल्लव जो शासन काल होता है यह भी एक राजतंत्रात्मक शासन पद्धति से संचालित राज्य होता है। इसमें भी राजा का जो पुत्र होता है वही वंशानुगत परंपरा पे चलने वाली शासन प्रणाली होती है। राजा के बाद उसका लड़का शासक होता, और ऐसी अवस्था में जब ये कहें कि कोई शासक है और उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है वो अल्पवयस्क शासक है, तो ऐसी अवस्था में जो है उसकी पत्नी या उसका बड़ा भाई है जो संरक्षक के रूप में उसका शासक होता था, और जब जैसे ही वो वयस्क होता था तो वयस्क होने के बाद वो शासन सत्ता अपने हाथ में संभाल लेता था। तो इस तरीके की ये शासन प्रणाली हुआ करती थी। पल्लव शासक ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हुआ करते थे और ये ब्राह्मण मतानुयायी हुआ करते थे। इन्होंने धर्म महाराज, महाराजाधिराज जैसी बड़ी बड़ी सम्मानपरक उपाधियां धारण की, जो ये इस बात का संकेत करती है कि ये ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, ब्राह्मण धर्म को मानते थे। इनके शासनकाल में ये कहें कि कला, साहित्य और आदि क्षेत्रों में विशेष उन्नति हुई। पल्लव शासक कुशल योद्धा होने के साथ साथ विद्वान, कला प्रेमी भी हुआ करते थे। इनके पास मंत्री परिषद हुआ करती थी। मंत्री परिषद जो शासक को समय समय पर उचित सलाह देती थी, जिसके माध्यम से ये शासन का संचालन किया करते थे, और इनकी सलाह से ही ये उचित और अनुचित का आकलन करके एक सही तरीके का निर्णय दिया करते थे। जहाँ तक पल्लव अधिकारियों की बात है, पल्लव शासन काल में कुछ ऐसे अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है जो अधिकारी तंत्र थे। तो उन अधिकारी तंत्र की बात करें तो पल्लवकालीन अधिकारी जो थे तो उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अमात्य हुआ करता था। अमात्य जो होता था वो राजा का एज ए पुरोहित हुआ करता था, राजा को उचित सलाह देता था, समय समय पे उसको जो है सारी गतिविधियों से, प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत कराता था। और उसके बाद जो है अगला जो अधिकारी हुआ करता था उसको कहते थे सेनापति। सेनापति जो होता था वो सेना का संचालन करता था, सेना की व्यवस्था देखने वाला होता था। वो सेना की समस्त सेना की सारी जो गतिविधियां होती थी वो एज ए सेनापति के अधीन होती थी, सेनापति के द्वारा ही संचालित किया जाता था। और उसके बाद जो है अगला था राष्ट्रिक। राष्ट्रिक जो होता था वो जिले का प्रधान होता था। जिले की सारी व्यवस्था देखने की जो उत्तरदायित्व होता था वो किसके ऊपर होता था, तो वो राष्ट्रिक के ऊपर हुआ करता था। ये सामंतों का शासक होता था। जितनी भी सामंत हुआ करते थे उन सभी सामंतों की सामंती सेना की देख रेख करने का जो दायित्व हुआ करता था वो किसके ऊपर होता था, तो उन सभी सामंतों की देख रेख के दायित्व जो है वो राष्ट्रिक के ऊपर हुआ करता था। राष्ट्रिक ही उनकी देखभाल करता था, किस सामंती सेना को कहाँ भेजना है और किसके ऊपर आक्रमण करना है, इन सभी सारी गतिविधियों की देखभाल करने का पूरा दायित्व जो है राष्ट्रिक के ऊपर हुआ करता था। इसके बाद का जो अधिकारी होता था जिसको हम कहते थे देशाधिकृत। देशाधिकृत जो अधिकारी होता था वो स्थानीय अधिकारी हुआ करता था। स्थानीय गतिविधियों की सारी जानकारी किसके पास हुआ करती थी, तो देशाधिकृत नामक अधिकारी के पास स्थानीय गतिविधियों की सारी जानकारी हुआ करती थी। एक प्रकार से कहें कि ये देशाधिकृत जो है स्थानीय सुशासन का एक अधिकारी हुआ करता था। और ग्राम भोजक की बात करें तो ग्राम भोजक भी जो है ग्राम का मुखिया होता था। ये ग्राम भोजक आधुनिक ये कहें तो एज ए ग्राम प्रधान की तरह इस समय ग्राम भोजक हुआ करता था। और गौलमिक जो होता था
ये सैनिक चौकियों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। किसकी देखभाल करता था गोलमिक? तो सैनिक जो चौकियां बनाई जाती थी, कहाँ सैनिक चौकियों की आवश्यकता है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ सैनिक चौकियों को की व्यवस्था जरूरी है, उन सभी की देखभाल करने का अधिकार किसके पास हुआ करता था? तो इन सभी की देखभाल करने का जो अधिकार होता था वो गोलमिक के पास होता है। संच स्तक किस प्रकार का जो है ये विभाग देखता था? तो ये कहें गुप्तचर विभाग। जैसे हमने सल्तनतकालीन गुप्तचर विभाग को देखा, तो सल्तनतकालीन जो गुप्तचर विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने जिसको स्थापित करी थी, तो उसके समय मुनिहिस जो होता था गुप्तचर, ठीक मुनिहिस की तुलना हम इस समय के गुप्तचर संचस्तक को कर सकते हैं। और जैसे मौर्यकालीन गुप्तचर गूढ़ पुरुष जिसको कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है, उस गुप्तचर की भी तुलना इसके साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से गुप्तचर व्यवस्था को देखने का दायित्व किसके ऊपर होता था? तो संचस्तक के ऊपर जो है इस व्यवस्था को देखने का उत्तरदायित्व होता था। प्रांत की बात करें, इस समय जो प्रांत को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो इस समय प्रांत को जो है मंडल कहा जाता था। किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो प्रांत को मंडल करते थे। और प्रांत का जो प्रांतपति होता था, जो प्रांतों में देखने का दायित्व दिया जाता था, वो किसे दिया जाता था? हमने पहले ही बताया कि ये जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी जो होता था एज ए युवराज, जो राजा का उत्तराधिकारी होता था, उसे एज ए प्रांतपति के रूप में बना के प्रशासनिक व्यवस्था का एक अनुभव दिलाने के लिए उसको यहाँ पर नियुक्त किया जाता था। तो युवराज जो होता था, राजा का जो उत्तराधिकारी होता था, उसे प्रांतों में नियुक्त किया जाता था। कुछ ऐसे प्रांत होते थे कि जिनकी गतिविधियां जो है प्रशासन के लिए विशेष मायने रखती थी, तो ऐसी गतिविधियों को देखने का दायित्व जो होता था वो किसका होता था? युवराज का हुआ करता था। और इस समय जो है ये कहें कि पल्लव कालीन में जो है धर्म की बात करें तो इस समय जो है आलवार और नयनार दो जो है धर्म प्रचारक हुआ करते थे। तो जिसमें नायनार जो होते थे वे शैव धर्मानुयायी होते थे, जिनको आचार्य कहा जाता था। तो शैव धर्मानुयायी लोगों को नायनार के नाम से संबोधित किया जाता था, और जो वैष्णव धर्मानुयायी होते थे, भगवान विष्णु को मानने वाले लोग होते थे, उन ऐसे लोगों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो ऐसे लोगों को आलवार के नाम से संबोधित किया जाता है। जहाँ तक बात करें नायनारों की संख्या, तो नायनारों की संख्या 63 थी। कितनी थी? तो नायनारों की संख्या 63 थी और आलवारों की संख्या 12 हुआ करती थी। और एक प्रसिद्ध महिला जो महिला आलवार संत है जिसका नाम था अंडाल, इस समय बड़ी फेमस महिला एक संत थी अंडाल, ठीक है। और कुछ ऐसे नायनार संत हैं जैसे सुंदर मूर्ति अप्पर, बहुत सारे ऐसे कुछ नायनार संत हैं जिनका उल्लेख मिलता है। और इसी समय जो है बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में भी विशेष योगदान देखने को मिलता है। बात अगर साहित्य की जाए तो साहित्य के अंतर्गत कुछ ऐसे शासक भी हैं जिन्होंने कुछ साहित्यिक ग्रंथों की रचना करी है। जैसे इस समय का एक शासक है जिसका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें बौद्धों कापालिकों के भ्रष्ट आचरण के बारे में जानकारी मिलती है और उनके भ्रष्ट आचरण के बारे में कह के ये इसमें मजाक उड़ाया गया है उनका। और इसी के समय में भारवी जो इनका एज ए दरबारी कवि हुआ करता था, भारवी पल्लव शासकों के दरबार में निवास करने वाला एक कवि होते हैं, और इन्होंने किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये कभी कभी पूछा भी जाता है कि किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो भारवी की रचना है। तो भारवी पल्लव शासक के दरबार में निवास करने वाले कवि होते हैं। और उसके बाद इसी समय जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये कहें तो इसने जो है कला के क्षेत्र में भी इसने भी विशेष योगदान दिया, बहुत सारे ऐसे विद्वानों को अपने यहाँ प्रश्रय दिया। और उसके बाद इस क्षेत्र में स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी देखें तो पल्लव कालीन जो कला है, इस समय जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष उन्नति देखने को मिलती है। जहाँ तक स्थापत्य कला की बात है, पल्लव कालीन स्थापत्य कला की बात है, तो इस समय जो है कई सारी शैलियाँ हमको देखने को मिलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहला है महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में विकास की गई जो स्थापत्य कला की शैली है, उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं? तो उसे हम महेंद्र वर्मन शैली के नाम से संबोधित करते हैं। इस काल के जो मंदिर बनाए गए उनमें जो है सबसे प्रमुख जो भूमिका रही किसकी रही? मंडप की रही।
आगे का जो मंदिर के आगे का पार्ट होता था जिसको हम मंडप के नाम से संबोधित करते थे, तो इस समय का जो महेंद्र वर्मन के समय का जो प्रधान शैली होती है वो क्या होती है, तो वो मंडप शैली होती है। तो इनके समय में मंडप शैली का विकास किया गया महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में। इसके बाद जो है अगली जो शैली आती है जिसको हम मामल्य शैली के नाम से संबोधित करते हैं। मामल्य शैली, चूंकि मामल्य एक उपाधि होती है नरसिंह वर्मन प्रथम की, और उसके समय में किए गए निर्माण कार्यों की वजह से इसको ही हम मामल्य शैली के नाम से संबोधित करते हैं। जहाँ तक मामल्य शैली की बात है तो इस शैली के अंतर्गत आदिवरा मंडप, महिष मर्दिनी मंडप और रथ शैली के मंदिर का निर्माण कराया गया। तो इनके समय की जो सबसे प्रमुख विशेषता है नरसिंह वर्मन मामल्य के समय की, तो वो सबसे प्रमुख विशेषता है रथ शैली के बनाए गए मंदिर। तो इनके समय में जो है 8 रथ बनाए गए हैं, लेकिन इनको हम सप्तरथ पैगोडा के नाम से संबोधित करते हैं। तो वो ऐसे कौन कौन से रथ हैं, जिसमें से 5 रथ जो है वो पांडवों से संबंधित है, जिसमें युधिष्ठिर रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ, ये 5 जो रथ हैं वो पांडवों से संबंधित हैं। बाकी के जो रथ हैं, चाहे वो गणेश रथ हो, बैलकुंडे रथ हो, तो ये जो रथ हैं ये किससे संबंधित हैं, तो ये जो है पल्लवकालीन से ही संबंधित है। तो इनमें जो है ये कहें कि कौन सा ऐसा रथ बनाया गया जो बिना अलंकरण विहीन है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं किया गया है, तो ये द्रौपदी रथ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं किया गया है और ये सबसे छोटा रथ होता है। द्रौपदी रथ होता है जो, वो सबसे छोटा रथ बनाया गया है। और ये रथ कैसे बनाए गए हैं, एकात्मक रथ बनाए गए हैं। एकात्मक का अर्थ होता है एक ही पत्थर को काट छाट कर जब तराश कर बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एकात्मक। जैसे हमने अशोक कालीन में देखा एकात्मक स्तंभ बनाए गए हैं, एक ही पत्थर को काट छाट कर जब तराश कर जो है उसको स्तंभ का रूप दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं एकात्मक। तो ठीक वैसे ही इसमें बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर जो है एज ए रथ के रूप में एक आकार दिया जाता था, जिसको हम रथ मंदिर कहते थे। तो वो कैसे बनाए गए, एकात्मक बनाए गए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा रथ है उसको हम धर्मराज रथ के नाम से संबोधित करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर रथ जो होता है वो सबसे बड़ा रथ है और सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। ठीक है। और अगली जो शैली है वो है राजसिंह शैली। राजसिंह शैली के अंतर्गत जो है हमने देखा इस समय कांची में एक मंदिर का निर्माण कराया गया जिसका नाम है कैलाशनाथ मंदिर। तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है राजसिंह शैली के अंतर्गत किया जाता है। और इसी के समय में एक और मंदिर का निर्माण कराया जाता है जिसका नाम है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। तो बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण भी जो है इस समय कराया जाता है राजसिंह शैली के अंतर्गत। इसके बाद नंदी वर्मन शैली आती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पल्लवकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था में है, साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र हो, इन सभी सारे क्षेत्रों में जो है पल्लवकालीन शासकों ने विशेष रूप से अपना योगदान दिया है। और इसीलिए कुल मिलाकर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पल्लवकालीन जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ रही वो अपने समय की सबसे चरमोत्कर्ष पर रही। और इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो रथ शैली के बनाए गए मंदिर हैं जो आज भी देखने में दर्शनीय हैं और इनका इतिहास में एक विशेष महत्व भी रखता है। तो इस तरीके से जो है आज जो हमें ये चाहे चालुक्य शैली के जो है प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे पल्लवकालीन प्रशासनिक व्यवस्था हो, इन सभी के बारे में डिस्कशन किया। इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, वो चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे बैंक एसएससी, चाहे यूपीएससी में हो। काफ़ी एग्जामों में ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग, आशा करता हूँ, उम्मीद भी रखता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप अच्छे से जो है इसको रीड करिए, पढ़िए, और जहाँ कोई समस्या आ रही है फिर उस समस्या के बारे में जो है बताइए, तो उसके बारे में बताइए, फिर चर्चा किया जाएगा, देखा जाएगा जहाँ जो समस्या आती है। क्योंकि ये जो प्रशासनिक गतिविधियाँ हैं तो प्रशासन से संबंधित हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है और सबसे टफ भी होता है प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जैसे इस समय भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा, मत विलास प्रहसन जैसे महेंद्र वर्मन की रचना है। तो ये इन सभी से जो है क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है।
और इनके प्रशासनिक व्यवस्था से ग्राम प्रशासन की जो सबसे निम्न इकाई होती थी, और इस निम्न इकाई को कौन देखता था, उसे किस नाम से संबोधित करते थे, और गौलमिक क्या होता था, इसका कार्य क्या होता था, तो अमात्य क्या होता था, इसका कार्य क्या होता था, राष्ट्रिक क्या होता था, इसका कार्य क्या होता था, सेनापति का कार्य क्या होता था, देशाधिकारकृत जो अधिकारी होता था उसका कार्य क्या होता था, वो किस विभाग को देखता था। इन सभी विभागों से संबंधित हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए विभागों को तो हमेशा जो है ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी। और उसके विभाग का प्रशासनिक अधिकारी जो है उसके नाम, गुप्तचर व्यवस्था जो देखता था उसके नाम, तो इन सभी से जो है हमेशा जो है क्वेश्चन बनते हैं और उनको हमें अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आने वाला एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन हो हमारे पहुंच से वो क्वेश्चन बाहर ना हो। जब अच्छे से पढ़ाई की जाएगी तो 100% आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन ज़रूर आप सॉल्व करोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।